जय हिंद दोस्तों। मैं विनय कुमार आज फिर से एक बार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल वीके इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आप सभी पुराने साथियों को पता होगा कि हम लोग फ्री में क्रैश कोर्स इस यूट्यूब चैनल पर चला रहे हैं। उस क्रैश कोर्स को पूरा देखिए और अपना स्कोर अच्छा बनाइए और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी इस फ्री क्रैश कोर्स का लाभ उठा पाए और उनको भी बताइए। और हमारे जो भी साथी नए हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक। यदि नहीं जुड़ पाते आप हमसे कांटेक्ट कर दिए गए नंबर पर ताकि हम आपको जोड़ दें। उसी में आपको इस क्लास का पूरा पीडीएफ आपको दिया जाएगा, पीडीएफ नोट्स के तौर पर इस क्लास का जो भी पीडीएफ है वो आपको मिलेगा और उसी टेलीग्राम ग्रुप में आपको क्विज भी खिलाया जाएगा। चलिए बिना देर किए हम लोग अपना कक्षा स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग हिंदी के फर्स्ट पार्ट जो कि है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, आज हम लोग उस पाठ को पढ़ने वाले हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा हम लोग आज चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके लेखक के बारे में जानेंगे कि इसके लेखक कौन है। इस लेखक के बारे में पूरी जानकारी में जन्म, मरण, उनके माता पिता का नाम, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड उनकी सारी रचनाओं के बारे में जानेंगे। सबसे एक नंबर बात है जो इसके लेखक, इस पाठ के जो लेखक है भीमराव अंबेडकर है। डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। इनको कई नामों से पुकारा जाता है। जैसे संविधान के निर्माता, हमारे संविधान के निर्माता कौन है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोला जाता है। मानव मुक्ति के प्रोधा भी इनको बोला जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी मानव को मुक्ति के प्रोधा रास्ते बताने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। अब आ जाता है कि इनके पिताजी कौन थे। इनके पिता का नाम था रामजी सकपाल। रामजी सकपाल, इनके जो पिताजी थे उनका नाम था रामजी सकपाल और इनकी जो माता थी उनका नाम था भीमा बाई। इनकी माता का नाम था भीमा बाई। इनका जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। मध्य प्रदेश के महू जगह पड़ता है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। तो अगला इनके जन्म कब हुआ था तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के महू में, मध्य प्रदेश के महू स्थान पर इनका जन्म हुआ था। उसके बाद अब इनकी शिक्षा के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि इनकी शिक्षा क्या क्या हुई थी। चलिए देखिए, ये प्रारंभिक शिक्षा जो इनकी जो हुई थी, स्टार्टिंग की जो क्लासेज होती हैं वो इन्होंने अपनी गांव पर ही, मैंने गांव पर ही रहकर पढ़ाई की थी। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा के लिए बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, बड़ौदा के जो राजा थे, बड़ौदा
नरेश के प्रोत्साहन पर न्यूयॉर्क गए, जो कि अमेरिका में पड़ता है। अमेरिका। ये उस शिक्षा के लिए कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका में पड़ता है। यहाँ तक समझ में आया होगा। इनका नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, जो इस पाठ को लिखे हैं। इनके पिता का नाम राजजी सतपाल है, माता का नाम भीमाबाई। जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में। उच्च शिक्षा के लिए बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर कहाँ गए? तो न्यूयॉर्क गए। ये वहां से फिर न्यूयॉर्क से कहाँ चले गए? लंदन। लंदन भी गए। उसके बाद इन्होंने कुछ दिन वकालत भी किया। उसके बाद ये राजनीति में सक्रिय हो गए। देखिए, इसके बाद की जो बात है, इन्होंने एक पत्रिका लिखी। पत्रिका का संपादन, इस पत्रिका का संपादन किया। पत्रिका की नाम है बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत, ये पत्रिका का संपादन किए थे। और भी इनकी रचनाएं हैं, पहले पढ़ लेते हैं इनके बारे में। इन्होंने पीएचडी कब किया? पीएचडी पीएचडी किया इन्होंने 1916 में। कब? 1916 में इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, यानी मात्र 16 और 25 वर्ष की उम्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। और उसके बाद इनकी कुछ रचनाएं हैं, वो देख लेते हैं। फेमस जो रचनाएं हैं, देखिए इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, बहुत सारी भाषण, नाटक, सब कुछ लिखा है। देख लीजिए, पहले जो सबसे जो फेमस है, द कास्ट इन इंडिया। ये जो लिखे, ये द कास्ट इन इंडिया लिखे है। जो सबसे फेमस जो है रचना है इनकी, जो द कास्ट इन इंडिया। उसके बाद आता है देयर मैग्नीज। देयर मैकेनिज्म। देयर मैकेनिज्म। उसके बाद एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये ज्यादातर जाति से ही संबंधित है। कास्ट यानी जाति होता है। ये ज्यादातर कास्ट से ही, क्योंकि ये चाहते थे कि जो छोटे जो कास्ट वाले हैं उनको भी अपना हक मिले। ये छोटे जाति के लिए बहुत ही माने जाते हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये क्या था? भाषण था इनका। क्या था? भाषण। अभी भाषण का नहीं, देखिए जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, इस भाषण ये भाषण तैयार किया गया था जाति पाति तोड़क मंडल बोलने के लिए। इन्होंने तैयार किया था भीमराव अम्बेडकर ने। लाहौर में वार्षिक सम्मेलन होता था, हर वर्ष में एक सम्मेलन होता था जाति पाति तोड़क मंडल नाम का। उस सम्मेलन में बोलने के लिए इन्होंने 1936 में तैयार किया था। कब? 1936 में। लेकिन वह किसी कारणवश वो वहां पर बोल नहीं पाए। वो जो सम्मेलन था वही नहीं हो पाया, क्योंकि जो आयोजक थे उनकी सहमति नहीं बन पाई। तो ये जो भाषण था ये ऐसे ही रह गया। और इसी भाषण से ही श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ लिया गया है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ है, कहाँ से संकलित है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। और ये क्या है? तो एक निबंध है। ये क्या है? एक निबंध। ललित निबंध ऐसे कहते हैं, निबंध।
चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जो है हु आर सुधराज, हु आर, हु आर दे, हु आर सुधराज भी इनकी रचना है। बुध एंड हिज धम, बुध एंड हिज धम, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और भी है, एक भारत का कोई वुमेन नाम का है, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अब देखिए इसके आगे, इसके आगे जो होता है कि इस जो पाठ है इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था। जो पाठ है इसका हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवादक, पाठ के हिंदी अनुवादक है ललई सिंह यादव, ललई सिंह यादव, ये इस पाठ के हिंदी अनुवादक है। चलिए उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको लेखक के बारे में समझ में आ गया होगा। ये सारी लेखक के बारे में है। अब इसके आगे हम जो भी पढ़ेंगे वो पाठ के बारे में पढ़ेंगे। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए ये पाठ है, हम बता चुके हैं कि ये पाठ कहाँ से लिया गया है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है, जो कि एक भाषण है जाति पाति टोलक मंडल के लिए बनाया गया था। ये भाषण लिख भी देते हैं। ये जो पाठ है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि जाति पाति तोड़क मंडल सम्मेलन 1936, ये कहाँ हुआ था, तो लाहौर। क्योंकि उस वक्त भारत और पाकिस्तान दोनों एक में थे, तो ये पाकिस्तान में अभी तो जगह है, लेकिन उस वक्त भारत और पाकिस्तान पूरा भारत ही था। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए इस पाठ में एक श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम यानी कि जो काम है उसका विभाजन यानी बांटना, और जाति प्रथा, जाति प्रथा मतलब कोई कास्ट के आधार पर बांटना। जो भी जातिवाद को मानते हैं वो मानते हैं कि श्रम का विभाजन होना चाहिए, लेकिन वो किस आधार पर मानते हैं कि जाति के आधार पर, कि ये जात है तो ये यही काम करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा, उसकी जो पैतृक जो पेशा है वो उसी को अपनाएगा। लेकिन भीमराव अम्बेडकर ने इसका विरोध किया कि उसके कुशलता के आधार पर बांटो। यदि वो जो काम करने माहिर है, काम बांटना एकदम निश्चित है कि काम बांटना ही पड़ेगा। सभ्य समाज की आवश्यकता है कि काम को बांटा जाए, यदि समाज अच्छा बनाना है तो कार्य कुशलता के लिए श्रम का विभाजन आवश्यक है। मान लो अगर काम अच्छा करना है तो श्रम का विभाजन करना पड़ेगा कि आप इस काम में माहिर है, आप इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग करिए, इंजीनियर वाला काम देखिए, आप लेबर है तो लेबर वाला काम करिए, मिस्त्री है तो मिस्त्री वाला, कोई तो कुछ नहीं करेगा। काम का बांटना जरूरी है, लेकिन जाति के आधार पर मत बांटो, कि नहीं कि वो जाति। अब मान के चलिए कि कोई लोहार है, वो लोहार जाति से बिलोंग करता है और उसको लोहा जो बनाना होता है, जो भी काम लोहा का वो करने नहीं आता है, तो क्या वो भूखे मरेगा। उसको आता है बाल काटना, नाई वाला काम, तो क्या करेगा। आप कहेंगे कि नहीं जी तुम्हारा पिता ने लोहा पीटा तुम भी पीटो, गलत बात है कि नहीं। जाति के आधार पर नहीं, कार्य के आधार पर बांटो, उसका कुशलता के आधार पर बांटना जरूरी है। इसी का विरोध किया था इन्होंने। चलिए देखिए, लेखक के अनुसार
जो आदर्श समाज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? आदर्श समाज, आदर्श समाज में समानता, समानता का भाव हो, स्वतंत्रता का भाव हो, समानता, स्वतंत्रता और भातृत्व का भाव हो। भातृत्व यानी भाईचारे का भाव हो। ये लेखक के अनुसार अगर समाज कैसा होना चाहिए पूछा जाता है तो समानता हो, जिसमें स्वतंत्रता हो और भातृत्व का भाव हो, वही आदर्श समाज होता है। अब देखिए कहेंगे कि जो भातृत्व यानी भाईचारा है इसका मिश्रण कैसा होना चाहिए। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। ये जो भाईचारा है, भाईचारा कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। कैसा? दूध और पानी के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए। कई बार सवाल पूछा जाता है भाई लेखक के अनुसार भाईचारा कैसा होना चाहिए, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह जो कभी अलग ना हो। अब देखिए एक लाइन बोले हैं भीमराव अम्बेडकर ने कि जो जाति प्रथा है, जाति प्रथा ये पेशा यानी कि जो भी वर्क होता है, जो भी उसका मतलब पेशा होता है यानी जो काम करता है, पेशे का दोषपूर्ण निर्धारित करती है। दोषपूर्ण निर्धारण करती है। दोषपूर्ण निर्धारण करती है। दोषपूर्ण यानी कि दोष से भरा हुआ, क्योंकि जाति प्रथा बहुत खराब है। मान चलिए कोई बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, पहले से ही उसका काम तय है, यदि वो बेटा होगा तो ये काम करेगा, बेटा हुआ तो ये नाई है, नाई का बेटा है तो बालें काटेगा, ये फिक्स है, तो ये जरूरत नहीं है। यही पेशे का दोषपूर्ण है, जो भी उसका पेशा जो चुनते वो दोषपूर्ण होता है, दोष ले भरा हुआ होता है। ये गलत बात है, इसीलिए इनका विरोध किया था भीमराव अम्बेडकर ने। जाति पर एक और लाइन बोले हैं, जाति प्रथा अब आप सोचिए कि अगर किसी का पेशा वही पेशा पहले से ही निर्धारण हो और वो उसको काम नहीं आता है तो बेरोजगारी होगी कि नहीं होगी? एकदम होगी, क्योंकि उसको कुछ काम ही नहीं मिलेगा। दूसरा काम जो आता है वो करने नहीं दोगे, या जो नहीं करने आता है उसी को करने, तो बेरोजगारी तो होगा ही, उसका तो बेरोजगार ही हो जाएगा वो। जाति प्रथा भारत में, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का बेरोजगारी का प्रमुख प्रमुख एवं प्रत्यक्ष प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। क्या बनी हुई है? प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण। जो जाति प्रथा है वो बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ये लाइन दिख रहा है आपको, प्रमुख एवं प्रत्यक्ष। बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में। हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो आपके एग्जाम से रिलेटेड ही पढ़ा रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि हमारा भी कुछ लाभ हो, ताकि वो भी जो देखेंगे तो उनका लाइक और जो सब्सक्राइब आता है उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी मेहनत कर पाएंगे। चलिए आगे के सवाल, आगे की ओर बढ़ते इस पाठ में। इतना तो आपको बुझा गया होगा कि आदर्श समाज में कैसा होना चाहिए? समानता, स्वतंत्रता और भातृत्व का भाव हो। भाईचारा का मिश्रण कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। जाति प्रथा पेशे का कैसा निर्धारण करते? दोषपूर्ण। या पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण कौन करती है? तो जाति प्रथा।
भारत में बेरोजगारी के प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन बने हुए थे? जाति प्रथा। यह जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का कैसी कारण है? तो प्रमुख एवं प्रत्यक्ष। ऐसे बदल बदल कर आपका सवाल पूछा जाता है। चलिए, इसके बाद इनके बारे में एक बात है कि ये जो भी रचना करते हैं, रचनाएं या जो भी चिंतन करते हैं, जो भी सोचते हैं या रचना करते हैं, ये 3 लोगों को अपने प्रेरक मानते हैं। प्रेरक व्यक्ति या 3 लोगों को अपना आदर्श मानते हैं। प्रेरक व्यक्ति कितने थे? 3। नाम क्या क्या था? एक थे बुद्ध, भगवान बुद्ध, और एक थे कबीर जो दोहे लिखे थे, और ज्योतिबा फूले। ये तीनों को अपना आदर्श मानते थे, यानी प्रेरक व्यक्ति मानते थे। इनके प्रेरक कौन थे? भीमराव अंबेडकर के, पता भी नहीं लिखा। भीमराव अंबेडकर के प्रेरक कौन थे? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ऐसा ही पूछा है कि भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति कितने थे? कितने थे? तब 3 थे। कौन कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए, एक मिनट। जाति, एक और इसमें वो बाद में हम पढ़ेंगे आगे। चल देखिए, एक है मूक नायक। पूछा जाता है कि मूक नायक क्या है? पत्रिका है, याद रखिएगा। एक था कौन? बहिष्कृत भारत, और एक है मूक नायक जो क्या है? पत्रिका है। चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, सारे टॉपिक से। ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। सिर्फ इसको पढ़िए। यदि हम जो भी पार्ट पढ़ा दे रहे हैं, यदि उसको आप कर लिए, तो आपका एक भी प्रश्न उस पार्ट से नहीं छूटेगा। जो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो सारे के सारे इसमें कवर हो जाएंगे। ऐसे तो एक दो तो कभी भी आता है बाहरी से, लेकिन इतना तो देखना नहीं, क्योंकि आपको कुछ छोड़ना भी है आधा प्रश्न। इसलिए चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक लाइन भीमराव अंबेडकर ने बोला था कि जो जाति प्रथा है, ये जैसे दोषपूर्ण निधान करती है, साथ ही साथ अस्वाभाविक विभाजन करती है। जो श्रम विभाजन, जो काम जो बांटी अस्वाभाविक, स्वभाव के आधार पर नहीं बांटी है। वो इस आधार पर कि आपके पैतृक पेशा के आधार पर बांटे, कि अपना पैतृक अपने आपके क्या किए थे। मैंने आपके जो माता पिता थे या दादा दादी थे, मैंने आपके पिता दादा जो भी थे, उन्होंने क्या किया था, उसी आधार पर बांटी है। तो यह एक अस्वाभाविक विभाजन है। कैसा है? अस्वाभाविक विभाजन। जाति प्रथा श्रम विभाजन का श्रम यानी क्या होता है? काम। विभाजन का अस्वाभाविक विभाजन करती है। कैसा विभाजन करती है? अस्वाभाविक, यानी कि जो स्वाभाविक ना हो, माने जो एक तरह से लीगल ना हो, इनलीगल हो। चलिए, अब इन्होंने एक संपूर्ण वायुमंडल नाम की पुस्तक लिखी है। उसको इन्होंने 21 खंडों में विभाजित किया है। बहुत बार पूछा जा चुका है कि भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई संपूर्ण वायुमंडल कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है? कितने खंडों में? 21। इन्होंने एक संपूर्ण वायुमंडल
संपूर्ण बाडमे, बाडम्बे, संपूर्ण बाडम्बे। इसको कितने खंडों में प्रकाशित किया गया? 21 खंड, 21 खंडों में प्रकाशित है। 21 खंडों में प्रकाशित है। इसके बाद जब ये सारा देख लिए, जब जो विभाजन है ये बहुत ही अस्वाभाविक है, ये सही नहीं है, क्योंकि बच्चे को जन्म लेने से पहले ही उसका पैसा निर्धारण किया जा रहा है। तो इस पर भीमराव अंबेडकर ने एक बात बोला कि जो है आर्थिक पहलू से भी खतरनाक है। क्या कहा कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। यहीं पर हमारा आज का चैप्टर समाप्त होता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा चीज समझ में आया होगा कि इसमें क्या होता है कि जो भीमराव अंबेडकर है वो जाति प्रथा के लिए आवाज उठाते कि जाति प्रथा पर श्रम का विभाजन नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक भाषण तैयार किया था, वो कौन सा भाषण था? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसलिए तो जाति पाति तोड़क मंडल के लिए, जो 1936 में लाहौर में होने वाला था। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आज की आपको कक्षा समझ में आई होगी। यदि समझ में आई है लाइक करिए और कमेंट कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए, और उनको भी इस क्रैश कोर्स के बारे में बताइए, और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को इस चैनल से जोड़िए ताकि वो भी इस चैनल पर फ्री पढ़ाई करके अपना स्कोर को बहुत ज्यादा अच्छा कर पाए। हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको गिनवा कर भेजेंगे। अभी ये जो भी आपने पढ़ा इसमें से तो हम निश्चित देते हैं कि आपका 2 से 3 नंबर ऑब्जेक्टिव और 2 से 3 नंबर 5 से 6 नंबर आप जिक्र पर रोज के रोज आपको 5 से 6 नंबर, किसी दिन 10 नंबर कन्फर्म कराकर हम भेजेंगे, और आपको गिनवा कर 100 नंबर, क्योंकि अंत में आपको एक मॉडल पेपर की तरह दिखाएंगे। उस मॉडल पेपर को आपको सॉल्व करना होगा, जो कि एकदम गेस्ट क्वेश्चन पेपर होगा, और वो हमारे द्वारा सेट किया रहेगा। और उस पेपर का हर एक चैप्टर वाइज जितना वेटेज होता है उतना वेटेज हम दिखाएंगे। चलिए, यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। इसके हम लोग आज क्वेश्चन नहीं ला पाए, इसके लिए कुछ प्रॉब्लम था कि क्वेश्चन हमारा नहीं हो पाया। अगले वीडियो में हम क्वेश्चंस कर लेंगे, या टेलीग्राम ग्रुप में तो शनिवार को या रविवार को किसी दिन यूज होगा, हम आपको सूचित कर देंगे, उसमें इसका क्वेश्चन डाल दिया जाएगा। चलिए, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।